अगर आप सोच रहे हैं एक बकरी पालन का फार्म शुरू करना, रोजगार शुरू करना, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीआर, एफएमडी और ऐसे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बीमारियां कौन सी होती हैं जिससे कि आपको अपने बकरियों को बचाना चाहिए। ऐसे ही वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, जिसे वीडियो देखने के बाद में अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप अपनी बकरी पालन के अंदर होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये ऐसी बीमारियां हैं, हानिकारक बीमारियां हैं जो कि आपके फार्म के ऊपर तकरीबन 70% बकरियों की जान ले सकता है, मृत्यु दर की बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसे ही वीडियो लेकर सलीम भाई प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने डॉक्टर की कंसल्ट के अंदर। वीडियो को देखें। मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, बकरी पालन एक हमारे नबी से जुड़ा हुआ एक सुन्नती काम है और इसमें बरकत बहुत अच्छी है। आज की वीडियो मेरी होने वाली उन बकरी पालकों के लिए, उन फार्मों के लिए जो अपने फार्म पर ऐसी नस्ल रखते हैं, बीटल नस्ल, और रखने के बाद में उन्हें उन बीमारियों में जाना पड़ता है बकरों की, जिनसे उनका फार्म में बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आज मेरी वीडियो आज देखते हैं तो मैं आज तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं आप तक कि आप समय रहते अगर अपनी सही टीकाकरण के और बकरियों करवाते हैं, पीपीआर, एफडीएम वगैरह से करवाते हैं, एफएमडी वगैरह कराते हैं, तो आने वाली डिजीज से आप बच सकते हैं। इसलिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। सलीम भाई पत्रकार के पास जाकर कुछ चुनिंदा बातें आप तक पहुंचाऊंगा, आप देखें, और एक डॉक्टर की कंसल्ट के अंदर कि आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और क्या पहचान है और क्या तरीका है। दोस्तों, बाकी अगर किसी तरह का बकरी पालन में नुकसान होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि इन जानवरों की जान देने वाला और लेने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय कोई और नहीं है। लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में आपकी हेल्प करने वाला हूँ और आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम, हनुमानगढ़, राजस्थान से। दोस्तों, जैसा कि पिछले काफी समय से किसान भाई पशुपालन से जुड़े हुए व्यवसायिक, छोटा व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की काफी टाइम से मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि सीजन जिस टाइम चेंज होता है उस टाइम जो जानवरों में, पशुओं में, दुधारू पशुओं में या बच्चों में कोई डिजीज ऐसी, उसका ट्रीटमेंट, उसका वैक्सीन कैसे कराएं और उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने, इसी सिलसिले को लेकर आज अपने खड़े हैं हनुमानगढ़ टाउन के अंदर, वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर। अपने साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरीश जी, आपका हमारे साथ टाइम देने के लिए बड़ा धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, पशुपालक जो हैं वो इस सीजन में, जैसे ठंड बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पर अब ठंड की बात करेंगे तो उसमें किस तरह की डिजीज आती है और उसके लक्षण क्या हैं और क्या ऐसा प्राथमिक उपचार हो जो कि घर पर पशुपालन कर सके, आप थोड़ा इस बारे में बताएंगे प्लीज। जो इस समय मौसम चल रहा है वो बहुत भयंकर कोल्ड वेव चल रही है। हालांकि ये अपने मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है, अभी अति शीतलहर का ये सिस्टम चल रहा है। अब हालांकि 2-3 दिन से धूप तो चल रही है, लेकिन धूप में जो ठंडक है ना, वो बहुत एक्सट्रीम ठंड है। अगर इसको छाया में रखते हैं तो छाया में थोड़ा गीला है तो सूख नहीं रहा है, वहाँ पशु का जो बाड़ा है, तो नीचे से ठंड लग रही है, ऊपर एनवायरनमेंट में ठंड लग रही है। अब सीधी ठंडी हवा को जब इनहेल करते हैं, लेते हैं, तो फेफड़ों में सीधी ठंडी हवा जाती है, तो इसमें निमोनिक लक्षण ज्यादा होते हैं, निमोनिया होता है, ज्यादा चांसेस में निमोनिया होता है। तो अब जैसे आपके एक बकरी के अब जो मैंने देखा है कि नाक में से उसके डिस्चार्ज आ रहा है, तो नाक का जो डिस्चार्ज है ना, वो इसका ही लक्षण है। जैसे आदमी में सर्दी जुकाम के केसेस इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वैसे ही इनमें पशुओं में, छोटे जानवर की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, उसकी पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए वो जल्दी गिरफ्त में आ जाते हैं। और कुछ इनके लिए जैसे ये गर्मी और ठंड का इनको ज्यादा ये वो नहीं करते हैं, भी कहीं भी ठंड में चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो इनको तो अपने को ये है कि अगर बंद करके रखें इसको, थोड़ा भी वेंटिलेशन तो जरूर हो जहाँ पे इसको रखें पशुओं को, लेकिन डायरेक्ट हवा के टच में नहीं आने चाहिए। ठंडी हवा के उसमें आएंगे तो इनको ठंड लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो जिससे इनको ये बीमारियां बनती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक केस आपके पास अभी आया है जिसके की गोट है, उसके मुंह पर जैसे डिस्चार्ज हो रहा है वो तो है, उसके अलावा पिछले जो पेशाब वाली जगह है, जब वहाँ छाले टाइप में जैसे रेशा पड़ा होता है, इस चीज का ये क्या चीज है? ये क्या छाले नहीं है, ये फ्रोस्ट बाइट होता है। इतनी भयंकर ठंड में कहता है, जो इसके सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है पीछे, जो वेजाइना लिप्स होते हैं ना, यहाँ ये म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे सेंसिटिव होती है। तो इसमें जब ठंड लगती है तो ठंड का फ्रोस्ट बाइट से उसे छाले बन जाते हैं। ठंड के कारण जो ये फ्रोस्ट बाइट होता है उसको ये अपने हील हो नहीं पा रहा। अगर इसको गर्म पानी से या किसी से थोड़ा सा सिकताव करेंगे तो इसमें इसको आराम मिलेगा। तो अपने को ठंड से ही इनको पशुओं को मेन बचाने का होता है।
ठंड का अगर इसका इलाज होता है तो उसके बाद ये काफी रिलीफ महसूस करती है इस चीज से। तो ये इसका मेन लक्षण वो ट्रीटमेंट रहेगा या इसका वो बचाव का तरीका रहेगा। आपको पशुओं को ठंड से बचाना है, धूप में रखना है, कोई ऐसी दीवार के साथ रखना है जिसमें डायरेक्ट हवा क्रॉस नहीं हो, एकदम हवा के टच में नहीं आए, तो जिससे इनको पशुओं को काफी बचत रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी गवर्नमेंट अपनी पशुओं को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, इस सीजन में ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो किसी बीमारी से लगाई जा रही है? अभी कोई ऐसा है जिसकी अगर कोई जानकारी आम लोगों को ना हो तो आप चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें वैक्सीनेशन जो है अक्टूबर नवंबर में होता है, पॉक्स का वैक्सीन होता है। तो पॉक्स का वैक्सीन करीबन लोग करवा लेते हैं और वैक्सीन आती रहती है और हमारे वो लगाते रहते हैं इंजेक्शन जो भी है इसके शिप पॉक्स का, गोट पॉक्स का। तो अभी लंपी डिजीज आई थी तो उसमें भी गोट पॉक्स की वैक्सीन ही लगी थी। तो ये जो वायरस था एक बार तो प्रेवलेंट हो गया था, अब इसमें एक हार्ड इम्यूनिटी आने से काफी इस बार कम केसेस आए हैं पॉक्स वायरस के। गोट में भी नहीं इतना ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, अभी वहाँ हमारे ये पॉक्स हो गया है। तो ये चीज का थोड़ा उससे फायदा मिला वैक्सीनेशन होने से। अब जो वैक्सीन का जो है इस टाइम वैक्सीन का कोई वो जरूरत नहीं है इस टाइम। जनवरी फरवरी का जो महीना होता है इसमें वैक्सीन नहीं होती है, लेकिन वैक्सीन आगे जो है इसका गोट एंटोटॉक्सीमिया की वैक्सीन हो जाती है। वैसे तो होती है वो बेड में, मेन बेड की बीमारी है, पर ये भी उनके साथ चलते हैं। तो ज्यादा चरने से ओवर ईटिंग डिजीज है, ज्यादा चरने से गोट एंटोटॉक्सीमिया ना हो जिससे जानवर मर जाते हैं, तो उसके लिए अपने को ये एंटोटॉक्सीमिया की वैक्सीन लगाते हैं हम, तो वो इसको टाइम से लगती है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और, पीपीआर क्या चीज है और इसके लक्षण क्या है? अगर पीपीआर के लक्षण दिखें तो प्राथमिक स्तर पर जो पशुपालन कर रहा है, जुड़ा हुआ है पशुपालक जो है, वो किस तरह का अपने यहाँ प्राथमिक उपचार कर सकता है और इससे बचा जा सके, ज्यादा की प्रॉब्लम ना हो? पीपीआर ये एक वायरल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आएगा, पशु को दस्त लग जाएंगे, नेजल डिस्चार्ज होगा, लैक्रिमल हो जाए लैक्रिम आंखों में से डिस्चार्ज आएगा। तो ये हाई राइज ऑफ टेम्परेचर के सारे सिम्टम है और दस्त लग जाएंगे उसके। तो ये वैक्सीन जो है, जो ये एक बार लगती है इस लाइफ में, एक बार उसकी वैक्सीन पीपीआर लगी तो वो पूरी लाइफ में उसको वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये वैक्सीन जो आती है तो सारे पशुओं को एक बार हम लगवा देते हैं। अभी जितने पशु हैं, तो दूर दराज के कोई भाई बंधु जिनको कोई नहीं पहुंच पाते हैं या वो पशु को नहीं अपने वो टच में ला सकते हैं, तो वो कोई कुछ रह जाते हैं, तो आगे पीछे वो उनका वैक्सीनेशन वो हो जाता है। अभी जो है एक पीपीआर के जैसे अभी वैक्सीन अगर कोई कराना चाहे तो अभी है पीपीआर ना? पीपीआर की वैक्सीन जो है वो एक मास वैक्सीनेशन होता है जी। इंडिविजुअल ऐसे वैक्सीन नहीं है कि पीपीआर के अपने अभी 4 पशुओं के लगा ले, 10 पशु के लगा ले, एक मास वैक्सीनेशन होता है उसमें। तो पीपीआर के सभी को कवरेज दिया जाता है। अभी कोई अगर करवाना चाहे तो पीपीआर की वैक्सीन अभी अपने शायद फरवरी में चालू करेंगे हम, फरवरी मार्च में, क्योंकि अभी एफएमडी वैक्सीन लग रही है लार्ज एनिमल में। तो एफएमडी का जो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पीपीआर पे आ जाएंगे। सर, गवर्नमेंट के अलावा बाहर भी तो पीपीआर की वैक्सीन मिलती होगी सर? नहीं, बाहर तो मिलती है, पर जो गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रही है वैसे ही अगर किसी को कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मैं पीपीआर की वैक्सीन कराना चाहूँ, तो क्या ये कॉस्टली होती है या मिनिमम प्राइस पर मिलती है? कॉस्टली का नहीं है, इसका ये होता है कि फिर इनडिस्क्रिमिनेट होता है। एक गवर्नमेंट का जो एक कैंपेन चलता है किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन का, तो मास वैक्सीनेशन में एकदम सभी वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। अपन मार्केट से लेकर वैक्सीन लगाते हैं, तो एक ने परिवार ने लगा ली, एक ने नहीं लगाई, तो फिर वो पता नहीं चलता किसके लगी है किसके नहीं लगी। तो वो उससे कोई दूसरा क्या होता है, एक परिवार के जो लगाने थे उन्होंने लगा ली, तो दूसरे जिसने नहीं लगी उससे पूछे तो वो कहते हमने तो लगवा ली। वो इनसे डरते हैं, उनको ये लगता है पता नहीं क्या इससे बीमारी आ जाएगा, दूध सूख जाएगा या इसका बच्चा गिर जाएगा, क्या गिर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। सर, जैसे अभी पीपीआर अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए घर पर? प्राथमिक उपचार तो इसको सिम्टोमेटिक ये है कि जैसे बुखार की अपने इसको रोकथाम के लिए इलाज देंगे, इसको ज्यादा दस्त लगे तो दस्त रोकने के लिए इसको कोई इलाज देंगे। वो छोटा मोटा इलाज है, उसका कोई वो नहीं है। वायरल डिजीज होती है, सेल्फ क्योरिंग डिजीज होती है, इसके लिए अपने को ज्यादा प्रयास नहीं करना है। ये तो इसका वैक्सीनेशन ही होगा। पीपीआर का पहले वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसके पीपीआर नहीं आएगी। अगर वैक्सीन लगने के बाद कुछ कम फॉर्म में अगर वैक्सीन वो बीमारी आ भी जाती है तो उसका सिम्टोमेटिक जो जैसे लक्षण है उस हिसाब से, बुखार है तो बुखार के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दस्त लगे तो दस्त के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो थोड़ा ट्रीटमेंट उसको देंगे तो उससे वो रिकवरी में रहेंगे। डॉक्टर साहब, कई जानवर जो होते हैं खाते नहीं है या खाते हैं तो चुक चुक के खाते हैं, बिल्कुल मुंह भर के नहीं खाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो देखो, एक कुछ जानवर की अगर मान लो एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग के कुछ जानवर होते हैं, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। अभी अब उनको ये नहीं, तो जैसे भेड़ है, भेड़ जो होती है ये काफी ग्रेज करती है, ये ब्रीडी होती है,
सारा दिन चरती रहेगी। और जैसे बकरी है, बकरी कोशिश होती है कि ये ऊपर हाई उससे में से खाती है, तो ये सिलेक्टिव ब्रीडर है। जी। बकरी जो सिलेक्टिव ब्रीडर होने के कारण ये चुन के खाती है। तो ये इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। कुछ इंडिविजुअल का भी डिफरेंस होता है, भी आदमी का या पशु का ले तो उसको किसी को ये कैसे खा रहा है, कोई ये आदत है उसकी, हैबिट है उसकी, वो किस हिसाब से उसको खाएगा। तो डॉक्टर साहब अभी ऐसी बीमारियां जो है जो अभी चल रही हैं और उनका क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए और किस तरह से बचाव होना चाहिए, कुछ है तो आप लक्षण बताएं सर। देखिए, सबसे पहला तो अपना जो बीमारी, वैसे कोई बीमारी नहीं हमारे भी चल रही है किसी भी पशु में, लेकिन बचाव का इसका तरीका ये है कि अपने को ठंड से बचाव करना है। एक तो ठंड से अगर पशु का आप बचाव करेंगे तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके पशुओं के बीमारी नहीं होगी। जो ठंड से सर्दी से जनित बीमारी है उस बीमारी से बचाव हो जाएगा। और एक इनको पिलाने का जो पानी है वो ताजा पानी पिलाना है। ठंडा पानी जो एकदम पड़ा, रात का पड़ा हुआ बिल्कुल ठंडा हो गया, वो अपन इसको पिलाएंगे तो वो ठंडा, पहले उसकी ठंड लगी है और ये ठंडा पानी जाएगा तो वो उसको मतलब गर्म करके पानी होना थोड़ा गुनगुना पानी, या अपने फ्रेश वाटर जो पानी अपने डीवेल का होता है वो अगर पिलाएंगे तो उससे इसको फायदा मिलेगा। ये अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पीपीआर किसी जानवर को हो गया, लूज मोशन हो गए ज्यादा, तो उसके बाद उसको जैसे आम भाषा बढ़ा जाता है हरी घास मत खिलाओ, सूखा ड्राई खिलाओ, तो ऐसा कुछ है? वो ऐसा होता है कि जब दस्त, वो एक सिम्टम है जी। जो ये दस्त लगना वो एक पीपीआर का सिम्टम है जी। सिम्टम अगर दस्त लगते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट थोड़ा कम करते हैं हम। जी। जो अपन ग्रीन फॉडर देंगे उसको, तो ग्रीन फॉडर में वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो वो जब ज्यादा वो वाटर कंटेंट लेगा तो उसको दस्त जो है और ज्यादा होंगे। जी। तो इसलिए उसको अपने कहा जाता है कि अपने इसको ग्रीन फॉडर बंद कर दो एक बार। जब दस्त लगे, कोई भी जानवर को किसी भी कंडीशन में अगर दस्त लगते हैं तो ग्रीन फॉडर उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके सेट होने के बाद उसको खिला सकते हैं? हाँ, खिला सकते हैं। ये बीमारी नहीं करता ये, हालांकि ग्रीन फॉडर तो अच्छा होता है इसके लिए, पर ग्रीन फॉडर जब दस्त लग गए तो वो अपने इसको खिलाएंगे तो दस्त को बढ़ाएगा, एग्रीवेट करेगा, उससे तो अपने को पशु को नुकसान होता है। एक बीमारी हमारे इन पशुओं में जो गाय वंश के जो पशु हैं, रूमिनेंट्स हैं, तो गोवंश के हैं या भेड़ बकरी हैं जिनमें क्लाउन फुटेड है, तो उसमें क्या है कि ये मुंह खुर की बीमारी पाई जाती है। मुंह खुर की बीमारी में क्या है कि पैरों में छाले, मुंह में छाले और इवन आंतों में भी कई बार छाले बन जाते हैं। तो उससे क्या है कि पशु खाना पीना बंद कर देगा, मुंह से लार गिराएगा, तो बुखार रहता है उसको, तो पशु का जो प्रोडक्शन है तो वो कम होता है। ज्यादा बुखार से इसका बच्चा गैप भी गिर जाते हैं, कई बार गैप भी गिरा देती है इससे बीमारी से। तो इसके लिए भी एक वैक्सीन, अपने मुंह खुर की वैक्सीन है, वो वैक्सीन लगती है इसके। तो अभी तो फिलहाल जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अभी लार्ज एनिमल के वैक्सीनेशन ये एफएमडी का प्रोग्राम चल ही रहा है इस टाइम। तो हमारी टीम जो है वो सारे 1 महीने से इस पे लगे हुए हैं सभी लार्ज एनिमल को कवर करने के लिए। हालांकि जब वैक्सीन आती है तो जो भी पशुपालक भाई हैं वो उस समय वैक्सीन लगवाने से पीछे हटते हैं। भी हम पशु के वैक्सीन लगाएंगे तो दूध सूख जाएगा, या इसमें टैग, कान में टैग लगा दोगे तो ये हो जाएगा। जब ये अपना इसका जो प्रोटोकॉल है, अभी अपने को वैक्सीन करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए भी इस नंबर के कौन कौन सी वैक्सीन अपन चेक कर सकते हैं लग चुकी है, कौन सी नहीं लगी। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो उसमें अगर पशुपालक कोऑपरेट नहीं करते हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग जाते हैं उनसे लोग थोड़ा सा अच्छे पेश नहीं आते हैं, उनको गाली गलौज भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से क्या हमारा जो स्टाफ है उनका मनोबल टूटता है भी हम काम कर रहे हैं इतनी ठंड में। अब इस टाइम हनुमानगढ़ में खूब भयंकर ठंड चल रही है और हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ जो है वो सुबह 8 बजे निकल के लोगों के ढानियों में, घरों में जाके वैक्सीन कर रहे हैं। तो उसमें अगर उनको कुछ सुनना पड़े बिना कोई चार्जेस के, बिना कोई उसके, तो फ्री में गवर्नमेंट जो कर रही है, 5 रुपए एक पशु का जो चार्ज है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, तो वो चार्ज उसका लगना है। आपके घर पे जाके वैक्सीन कर रहा है और उसमें भी नहीं लगवा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए एक जो गवर्नमेंट का एक पशु की हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम चलता है तो उसमें रुकावट पैदा होती है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी, जैसे स्मॉल एनिमल में गॉटपॉक्स है, एंटरटॉक्सीमिया है, पीपीआर है, ये वैक्सीन टाइम से आती रहती है और लगती रहती है। चूंकि अपने जहाँ पे बहुत भयंकर ज्यादा भेड़े नहीं अपने या बकरियां ज्यादा नहीं है इस एरिया में, तो इस चक्कर में क्या है कि लोगों को पता नहीं चल पाता भी कौन किसके लगी कौन नहीं लगी। ये घर घर में तो हो नहीं सकता, ना कोई ऐसे भी हर जगह ये मिलेगा। पर हमारे पशु जो जहाँ पे जो भी लोग भेड़ों वाले हैं, बकरी वाले जो पालन करते हैं, तो अगर वो कांटेक्ट करते हैं कि हमारे इतनी भेड़े हैं, हमारी इतनी इस एरिया में बकरियां हैं, तो नजदीक का जो भी पशु हॉस्पिटल है वो वहां जाके उनका वैक्सीनेशन कर देता है। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता, उपनिदेशक बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय हनुमानगढ़। तो डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
और ये थे अपने साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, विचार सुने, जो है अपने उन्होंने विचार रखे। आप जो है अगर इस तरह से कोई डिजीज आपको लगती है तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। होगा तो बढ़िया होगा। अब आगे कभी देखो बताओ क्या आगे चल रहा है।